नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट परमदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि सीआरपीसी 125 में बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया रिकवरी कोई नहीं रोक सकता। और जब आप अपना डिफेंस करने के लिए जाते हैं तो लोग आपसे ये कहते हैं कि भैया आपकी पत्नी है, आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। मैं इस संबंध में बहुत सारे अपने वीडियो बना चुका हूं। आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड बन गया है कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, आप 125 का केस फाइल कर दो, उसमें एक्स पार्टी आदेश हो जाएगा, एक पति के ऊपर एक बर्डन बन जाएगा। और अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतें नजरअंदाज कर रही है। सही मायने में अगर देखा जाए ना, जो फैमिली कोर्ट में जो अदालतें हैं ना, वो क्रिमिनल कोर्ट में काम की हुई होती है। लेकिन जब उनको फैमिली कोर्ट का जब चार्ज दे दिया जाता है तो उनको यही नहीं पता होता है सही तरीके से कि कैसे रिकवरी करानी है और कैसे आदेश लेने हैं। जहां तक मैंने अब तक देखा है तो मैंने हर आदेश में गलती देखी है, हर वसूली में मैंने गलती देखी है। क्योंकि जो क्रिमिनल कोर्ट में काम किया हुआ बंदा है वो फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझ ही नहीं पाता, जहां तक मेरा मानना है। आपने देखा होगा कि आपकी पत्नी के मौखिक साक्ष्य हो जाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट हो जाते हैं PW1 के, और एक एक 25/7 शपथ पत्र दे दिया जाता है। लेकिन मजिस्ट्रेट जब आदेश करता है तो वो क्या लिख देता है कि शपथ पत्र को प्रशिक्षित कराया गया PW1 के बयान से। और जबकि फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत में ना, मौखिक साक्ष्य और औपचारिक साक्ष्य दोनों को अलग अलग बताया गया है। तो यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट जो है ना, वो एक मैकेनिकल मैनर में काम करती है। डिजर्शन, अगर पत्नी को दूर रहकर मेंटेनेंस अगर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पति को मजबूर किया जा रहा है। पति के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बच जाता है कि वो तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सके। कारण क्या है पता है? कि जब आपकी पत्नी जब 125 का जब कोई केस फाइल करती है तो उस पर कॉज बनाती है कि साहब मेरे से दहेज मांगा गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, फलाना ठिकाना, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैंने काफी प्रयास किया। और एक सबसे बड़ा एक पॉइंट उसमें रहता है कि हमारा अब तक कोई देखभाल नहीं की, हमारा कोई अब तक भरण पोषण नहीं किया। तो आप अपने केस में देखना, ये चीज जरूर उसने लिखी होगी कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब तक मेरी कोई देख रेख नहीं की किसी भी तरीके से। तो है टेक्निकल चीज ये आ जाती है कि देख रेख नहीं की। आप से कोई विवाद हो गया या नहीं हो गया, आमतौर पे विवाद नहीं होते हैं, विवाद बना दिए जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कॉज बना दिया जाता है। जब लड़की के जब पत्नी को पास में जब कुछ नहीं रहता तो वो क्या करती है, दहेज का ही आरोप लगाती है। तो ये कॉज दिखा दिया। उसने बताया कि अब तक जब से हम अलग हुए हैं तब से लेके अब तक किसी भी तरीके की मेरी देखरेख नहीं की। तो आपने अदालत में आने से पहले क्या ये कोशिश की है कि हमारा भरण पोषण किया जाए? क्या आपने अपने पति को कोई ऐसा नोटिस भेजा है कि भैया हम भरण पोषण करने में असक्षम हैं, या मेरी जान को खतरा है, हम वहाँ आ नहीं सकते, या मुझे ले जाओ या मेरा भरण पोषण करो? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। डायरेक्ट 125 सीआरपीसी के तहत में लिख आद- दावा दाखिल कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि साहब मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैंने काफी प्रयास किया और अब तक मेरी कोई देखरेख नहीं की। तो ये कैसे जस्टिफाई होगा कि अब तक देखरेख नहीं की? आपने डिमांड ही नहीं की। जब आपने कोई डिमांड नहीं की, मायके में रह के या अलग रह के, तो इसका मतलब आप सक्षम हैं, आप न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जिनके आधार पे केस लड़ा जा सकता है और चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लोगों की एक मानसिकता बन गई कि भैया फैमिली मैटर में मेंटेनेंस तो बनता ही बनता है। अगर हाईली एजुकेटेड है महिला, अर्निंग महिला है, झूठ बोल के अगर वो कोई भरण पोषण आदेश लेना चाहती है, अगर वो एडल्ट्री में है, या फिर उसने गलत तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की, अगर इन आधारों पे अगर आकर मेंटेनेंस मांगा जाता है तो मेंटेनेंस खारिज होने योग्य होता है। लेकिन नीचे की अदालतें, जो फैमिली कोर्ट में जो अदालतें बैठी हुई हैं,
ये मालूम क्या करती है, एक मैकेनिकल मैनर में कर देती है, क्योंकि फैमिली कोड की जो कॉस्टिंग है ना बिल्कुल अलग है। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना डिफेंस नहीं सही से कर पाते हैं। आमतौर पर मैंने देखा है कि जब पति जब अपना जवाब दाखिल करते हैं तो वो क्या करते हैं, सारे एविडेंस लगा देते हैं। लेकिन पत्नी जब अपना दावा पेश करती है तो उसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं लगाती। शादी का कार्ड लगा देगी, आधार कार्ड लगा देगी, ये सारी चीजें बस इतना शो करती है कि हाँ भैया हम पत्नी है इनके, लेकिन कोई एविडेंस नहीं लगाती। जब आप सारी चीजें एविडेंस लगा देते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद में कोर्ट डिसाइड कर लेता है, एक मूड बना लेता है कि नहीं यार मेंटेनेंस करना करना है। हालांकि अब रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट आया ना, वो भी एक खाना पूर्ति जैसा हो गया है। जिम्मेदारी को निभाने के लिए हो गया है, बस कुछ भी है दाखिल कर दो। लेकिन अगर आप रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट अगर आप पढ़ेंगे सही तरीके से, आपको बहुत सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। क्योंकि इस प्रारूप को, इस शपथ पत्र को जो रजनीश वर्सेस नेहा है, इसको भी गलत तरीके से एंटरटेन किया जाता है। मैंने कुछ केसेस में देखा कि रजनीश आदेश हो गया, लेकिन आदेश में रजनीश वर्सेस नेहा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया गया। कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा कि जो कोर्ट की जो फाइल होती है, उस पर जो ऑर्डर शीट होती है जिस पे हम लोग साइन करते हैं, उसमें रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट का कोई जिक्र ही नहीं है। बस केवल पति से ही एफिडेविट मांगते हैं कि भैया आप दे जाओ, आप दे जाओ, आप दे जाओ, अंतिम अवसर, अंतिम अवसर। लेकिन आप कभी भी अपनी पत्नी के एफिडेविट पर आपत्ति नहीं लगाते हैं। आप कभी भी अपनी पत्नी के एफिडेविट पर इनेक्चर जो है ना, जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो नहीं माने। ये जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट जो है ना, वो इसलिए जारी किया गया कि भैया दोनों की ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई भी अपनी इनकम ना छुपा पाए और न्यायालय के सामने सत्यता आए और न्यायालय को आसानी हो जाए कि एक निर्धारित अमाउंट जो है मेंटेनेंस के तौर पर वो निर्धारित किया जाए। लेकिन इसकी भी खाना पूर्ति हो रही है, जबकि अंडरटेकिंग दी जाती है कि अगर हम ये गलत दे रहे हैं, झूठा दे रहे हैं, तो हमारे खिलाफ में ये सेक्शन के तहत में कार्रवाई की जाए। अभी हाल में ही क्या हुआ कि एक आगरा के ही एक बंदे थे, इनके 1 लाख रुपए की वसूली थी, पुलिस पीछे पड़ी हुई थी। मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि वसूली के लिए डायरेक्ट पुलिस को आदेशित कर दिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक आरटीआई फाइल करवाई डीएम के यहाँ, उनसे पूछवाया कि माननीय न्यायालय द्वारा कोई ऐसा कोई आदेश पारित कराया गया है क्या। वहां से लिख के आ जाता कि कोई ऐसा आदेश पारित नहीं कराया गया। फिर पुलिस से भी आरटीआई में पूछा कि भैया आप बताओ कि आपके पास में कोई आदेश डीएम साहब के थ्रू आया क्या। उन्होंने लिख दिया नहीं, डीएम साहब के थ्रू नहीं आया, लेकिन न्यायालय के थ्रू आया। बस इतना ही सफिशियंट था। उसके बाद में कंप्लेंट सही तरीके से कंप्लेंट लिखी जाती है, अदालत के लिए भी, पुलिस थाने के लिए भी, कि जो वसूली जो आप करा रहे हैं, जो वसूली आपने जो ली है पैसे की, ये धन वसूली जो है ना, ये एक्सटॉर्ट किया गया है, पैसा जबरन वसूली की गई है, ये गलत है। इस तरीके से हमने वो 1 लाख रुपए की जो वसूली थी वो बचाई यहाँ पे। उसके बाद में हमने कुछ पलटवार किए जो जरूरी थे। अब वही पत्नी है, अपने पति से फोन कर रही है कि साथ में रख लो, साथ में ले जाओ। बेसिकली आमतौर पे मेरा ये रहता है कि किसी भी तरीके से किसी का घर बसे, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके घर बसे। दूसरा एक मामला ऐसे ही था कि वसूली के लिए पत्नी आई, पत्नी पैसे लेने आई, पति को बता दिया कि भैया एक काम करो, अदालत से बोलो कि साहब हम दूर रहते हैं और हर तारीख पे हम पैसे देने में सक्षम नहीं है, हम अकाउंट में ही भेज दिया करेंगे, क्या कोई मेरी पत्नी के पास ऐसा अकाउंट है। तो वो तुरंत टपाक से बोलती है कि हाँ मेरे पास अकाउंट है। अकाउंट की डिटेल ले ली जाती है उससे। अगली डेट जब आती है तो उससे पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि जो अकाउंट डिटेल आपने दी है वो आप ही का है। बोले हाँ आप ही का है। फिर मजिस्ट्रेट के थ्रू जो जज साहब है, उनके थ्रू पे पूछा जाता है, उनसे एक एप्लीकेशन मूव की जाती है कि साहब ये जो अकाउंट नंबर जो दिया गया है कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और का अकाउंट हो, गलत अकाउंट हो, बंद हो ये अकाउंट। तो इस अकाउंट को जांच करा लिया जाए संबंधित बैंक से और डिटेल मंगा लिया जाए। ऐसा ही हुआ, कोर्ट ने बात मानी। कोर्ट ने क्या किया कि बात सही है,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वसूली अदा कर रहा है पति और पैसे जा रहे हैं किसी और के अकाउंट में, कल आके महिला खड़ी हो जाए अदालत में आके कि साहब मेरे को तो मेंटेनेंस मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो अकाउंट में जिसमें ये जो अकाउंट नंबर दिया गया है, इस अकाउंट की सत्यता जांच ली जाए कि इस अकाउंट इन्हीं के नाम से है, और इसका स्टेटमेंट निकालिए। कोर्ट ने स्टेटमेंट को तलब किया, पत्रावली पे दाखिल कर लिया, उसकी एक कॉपी पति को भी मिलती है। उसके बाद में उसमें देखा जाता है कि 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसका सैलरी आ रहा था उसमें, और अदालत में उसने झूठ बोल रखा था कि मैं कुछ करती ही नहीं हूं। तो फिर उसी टाइम पे वो मेंटेनेंस खारिज कराया गया। पहली बात कि आप अर्निंग है, झूठ बोल के न्यायालय में दावा पेश कर रही है, माननीय न्यायालय को गुमराह कर रही है। तो इस तरीके की 420 जब उसने की तो उसके खिलाफ फिर 420 के तहत में एक मुकदमा 120B और 420 के तहत में एक मुकदमा फाइल किया गया, चीजें सॉर्ट आउट हुई। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी लीगल चीजें हैं, लोगों के दिमाग में ये है कि नहीं मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, इनका कोई अर्थ नहीं रहता है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना वो प्रैक्टिकल बेस के आधार पर ही बनाता हूँ, जो हम अब तक अपने केसेस में किए हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो हम आप लोगों के लिए हमने संडे का समय रखा हुआ है। आप लोग संडे, किसी भी संडे को आप हमारे पास मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि संडे का ही दिन हम लोगों को मिलता है। अगर सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे का जो दिन होता है ना वही हम लोगों को मिल पाता है। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमको संडे को आप मिल सकते हैं, जिसके लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है इस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फीस के साथ। मेंटेनेंस जो है ना, मेंटेनेंस का जो आदेश है वो आजीवन होता है, और उसकी वसूली हर साल डाली जाती है, हर साल दाखिल की जाती है। तो आप इस भंवरजाल से नहीं निकल सकते, बेशक आपने डाइवोर्स ले लिया हो या ना ले लिया हो। जिन लोगों के मेंटेनेंस के आदेश हो गए हैं और उनको लगता है कि उनको परेशानी हो रही है, वसूली हो रही है, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, गलत तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, अदालत में जा रहे हैं तो सुन नहीं रहे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैं फीस चार्ज करता हूँ और उसी हिसाब से कार्रवाई करता हूँ। क्योंकि मेंटेनेंस का जो बोझ होता है ना, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आदेश होगा ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से होता है। जब डेट ऑफ एप्लीकेशन से जब होता है, बेशक आपका 4 साल में या 2 साल में डिसाइड हो रहा है केस, लेकिन जब डेट ऑफ एप्लीकेशन से जब कर दिया जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और 4-4 5-5 केस झेलना, जॉब डिस्टरबेंस, फैमिली डिस्टरबेंस और ये मेंटेनेंस का बोझ, तो काफ़ी लोड हो जाता है इन चीज़ों से। तो आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करनी है, और कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाया जाए। मेरे पास अब तक जितने मेंटेनेंस के केस आए हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, मैंने किसी को कोई मेंटेनेंस नहीं देने दिया, और जवाब दाखिल करने के बाद अगर कुछ गलतियां अगर नज़र आ गई है तो मैंने उसी स्टेज पे कैंसिलेशन के लिए मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो दावा है दावा कैंसिल हो, या कोई कार्रवाई ऐसी हो जो पलटवार हो। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस से एक बहुत बड़ा दबाव बनता है, हर साल इसकी वसूली डालते हैं लोग। अभी एक मैटर आया हमारे पास में कि पत्नी बाहर रहती है, अब्रॉड में रहती है, और उसकी वसूली दाखिल करी जा रही है न्यायालय में। अब डिपेंड ये करता है कि जो वसूली के लिए जो एफिडेविट दाखिल किया जा रहा है, जो प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा रहा है, ये कौन दाखिल कर रहा है। तो इस मैटर पे भी काम करेंगे अगर ये मेरे पास आता है तो। इससे पहले भी बाहर के जो केस थे, जो लड़कियां बाहर जॉब करने गई हुई थी और मेंटेनेंस के आदेश करा के बैठी हुई थी, उनको भी बुलाया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बस डिपेंड ये करता है कि आप मूव कैसे करना चाहते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप ड्राफ्ट कैसे करते हैं चीज़ों को। और हर केस की जो मजबूती होती है ना वो ड्राफ्टिंग होती है।
मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है ना वो ड्राफ्टिंग करते हैं कोई एप्लीकेशन, तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ये जरूरी नहीं है कि नीचे की अदालतें जो है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को माने। केवल वही जजमेंट माने जाते हैं जिसमें एडवाइजरी जारी होती है। हर जजमेंट नहीं माना जा सकता। आप आप किसी अदालत पे बर्डन नहीं डाल सकते, नहीं साहब, ना आप जबरदस्ती कर सकते हैं कि सर ये आपको मानना ही पड़ेगा, ये आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा या इस आदेश में हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं सर आपको मानना ही मानना है। ऐसा नहीं है। स्वयं के विवेकाधिकार दिए गए हैं अदालत को। जिन मामलों में एडवाइजरी जारी होती है सिस्टम के लिए, जुडिशरी के लिए, वही एक कानून की तरह बन जाए। जैसे रजनीश वर्सेस नेहा हो गया, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हो गया, जैसे गीता मल्होत्रा हो गया। ये बहुत पॉपुलर ऐसे जजमेंट हैं जिनमें एडवाइजरी जारी हुई है। ललिता कुमारी हो गया, जोगिंदर सिंह जोगी हो गया, ऐसे जजमेंट्स हैं जिनमें एडवाइजरी जारी की गई है सिस्टम के लिए और जुडिशरी के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और संपर्क करना चाहते हैं तो सारी डिटेल मेरे वीडियो में है। और प्लीज़ डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे तो वो नंबर आपका ब्लॉक हो जाएगा। और किसी इमरजेंसी में अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ गई ना, तो फिर वो चीज़ें आपसे नहीं हो पाएंगी, बात नहीं हो पाएगी। इसलिए डायरेक्ट कॉल ना करें, इन डायरेक्ट कॉलों से थोड़ा सा बचें।